पिछले दिनों के अगर घटनाक्रम को देखें, अचानक अखिलेश यादव आजम खान के परिवार से मिलने चले जाते हैं। उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का या फिर हिंदू मुस्लिम के आधार पे बटे हुए समाज की प्रयोगशाला पिछले सैकड़ों सालों से है। योगी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार गए थे। हाँ, गोरखपुर उसको लेकर के हो रहा था कि योगी गए, और जब 19 का चुनाव हुआ तो पता चला 14 से भी ज्यादा सीटें आ गई। इसलिए बाई इलेक्शन से आम इलेक्शन का कोई तुलना मत कीजिए। योगी जी को हम लोग उस समय भी मान के चल रहे थे कि उपचुनाव के परिणाम आने तक की मोहलत दी गई है, और वो मोहलत वो अपने लिए बिल्कुल पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी जो टिपिकल डिवाइड एंड रूल वाली जो राजनीति है उसको कटेंगे बटेंगे वाला नारा दे के अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोटों से वो चुनाव नहीं जीत सकते। नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो एक भाव फैला था कि भाई ये धारणा अब टूट गई है कि मुसलमान जिसको वोट नहीं देगा वो केंद्र में आपको बहुमत की सरकार नहीं बन सकती है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव के लिए ज़्यादा बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। जो ज़मीन उन्होंने लोकसभा में तैयार की वो ज़मीन खिसक गई, तो 27 में नई ज़मीन नए सिरे से तैयार करनी पड़ेगी। और चुनावों में ज़मीन, नारे या मुद्दे तैयार करना आसान नहीं होता। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। इस वक्त हमारे साथ सभी खबरों के खिलाड़ी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और सवाल उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों पर उपचुनाव का। देखिए, उपचुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है। अलग अलग तरह के बयान लगातार हम देखते रहे हैं। आगरा से शुरू हुआ अगस्त का बयान, कटोगे तो बटोगे, वो लगातार गूंजता रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अलग अलग नारे गढ़ते रहे। उनकी पार्टी अलग अलग नारे जनता के बीच में लेकर आती रही और लोकसभा के दौरान जो पीडीए गढ़ा गया, अब पीडीए के ए में बहुत सारे अलग अलग जातियों को, वर्गों को उन्होंने जोड़ दिया। अब सवाल यह है वो जमीन पर कितना काम कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल, पिछले दिनों के अगर घटनाक्रम को देखें, अचानक अखिलेश यादव आजम खान के परिवार से मिलने चले जाते हैं। उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो जाता है। क्या 9 सीटों में सीसा, मऊ, कुंदरकी, मीरापुर, ये सीटें बड़ी अहम है? वहां का जो जातीय समीकरण है वो अहम है, इसलिए आजम खान की याद आ गई। आजम खान हर चुनाव में क्यों याद आ जाते हैं? चंद्रशेखर आजाद भी आजम खान के बेटे से मिलने के लिए जेल में पहुंच जाते हैं, हरदोई जेल में। दूसरी तरफ बात योगी आदित्यनाथ की करें, बटोगे तो कटोगे का जिक्र वो लगातार कर ही रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कल अंबेडकर नगर से जिस तरीके से हमला कर दिया, ये कहते हुए अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी पर कि इनकी तो विरासत ही खान मुबारक की है। क्या मायने हैं इन तमाम चीजों के, इस तरह की बातों के, और क्या वाकई चुनाव इस तरीके के केंद्र में आ गया है कि इन्हीं बातों पर चुनाव होगा? विकास के मुद्दे, उपचुनाव है, विकास के मुद्दे, तमाम अलग अलग मुद्दों की बातें उस तरीके से क्यों नहीं हो पा रही है? बड़ा अहम है इसको समझना, और इसी पर बात करेंगे। समीर चौगावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, जयदीप कार्णिक जी अमर उजाला डिजिटल के संपादक हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। समीर जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। यूपी का उपचुनाव, जितनी महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, महाराष्ट्र की गूंज है, झारखंड की गूंज है, उतनी ही यूपी उपचुनाव पर नजरें सबकी ज्यादा लगी हुई हैं, खास करके लोकसभा के रिजल्ट के बाद। लेकिन अब जिस तरह की बयानबाजी, खान मुबारक हो, इधर अखिलेश यादव का आजम खान के यहाँ जाना हो, सब कुछ वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके 2024 का लोकसभा का चुनाव परिणाम खासतौर से उत्तर प्रदेश में आया था, जिसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की होगी कि अखिलेश यादव 37 सीटों पर चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ जाएगी। वो जो पीडीए का जो अखिलेश यादव ने जो नारा दिया था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, और जो लोकसभा चुनाव में जमकर चला अखिलेश के फेवर में, वह फिर से 9 उपचुनाव पर रिपीट न हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप अयोध्या की लोकसभा सीट हार जाते हो तो ये एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए गया है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव उसका जिक्र कर भारतीय जनता पार्टी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप अयोध्या जैसे सीट हार गए, तो अब योगी आदित्यनाथ को बेसिकली 9 सीटों पर प्रदर्शन करके बताना है कि जो 2024 के लोकसभा में चुनाव हुआ था वो एक इत्तेफाक था, वो एक बार हुआ था, वो बार बार नहीं हो सकता। और अखिलेश यादव बेहतर प्रदर्शन करके बताने की कोशिश करेंगे कि भाई जो पीडीए का जो नारा था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं था, पीडीए अब अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गया है। और आप देखिए, अखिलेश यादव ने जो टिकट बांटे 9 सीटों पर, किसी भी सीट पर उसने सवर्ण उम्मीदवार नहीं उतारा एक भी सीट के ऊपर। आप अगर देखेंगे 4 सीटों पर उन्होंने मुसलमान उतार दिए, 2 पर उन्होंने दलित दिए और 3 सीट पर उन्होंने ओबीसी उम्मीदवार दिए, कहीं उन्होंने अगड़ी जाति को उम्मीदवार नहीं दिया। तो जिस तरीके से उन्होंने यह समीकरण साधने की कोशिश की, जैसे गाजियाबाद की सीटें, वहां भारतीय जनता पार्टी ने सांसद वहां से वैश्य था तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट दिया, तो अखिलेश यादव ने वहां पर बहुत स्ट्रांग भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो वहां पर एक जाटव को टिकट दे दिया है जो मायावती का कोर वोटर रहा है।
तो अखिलेश यादव ने पूरा पीडीए पे इस बात को फोकस किया है। 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। देखिए, मुस्लिम जो वोटर रहा है वो बसपा में और कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में बढ़ता रहा। बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ रहा, कुछ फिर बसपा के साथ रहा और कांग्रेस के साथ भी रहा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में 2024 में एक तरफा वो कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था, अब समाजवादी पार्टी के को पूरा समर्थन कांग्रेस ने दे दिया। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे नहीं है, तो ये तय है कि मुस्लिम वोटर एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोटों से वो चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए जो पीडीए का जो नारा बार बार दे रहे हैं और जो पीडीए का जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ मेरा एमवाई का जो समीकरण है अखिलेश यादव का, मुस्लिम और यादव, उसके साथ अगर पीडीए भी जुड़ जाता है, ओबीसी भी जुड़ जाते हैं, दलित भी जुड़ जाते हैं, तो जैसा लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन रहा था वह विधानसभा में करेंगे। लेकिन अगर लोकसभा का अगर ये परिणाम आप ये विधानसभा में देखेंगे तो 9 में से 5 सीटें अखिलेश यादव के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी। एक कांग्रेस के पक्ष में, एक जयंत चौधरी की पार्टी, एक सोनेलाल जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है उसके पक्ष में जाती हुई, और एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा चुनाव के आधार पर जीत रही थी। तो ये योगी आदित्यनाथ की बेसिकली बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इन सारी सीटों की जीतने की जिम्मेदारी उठाई है। सारे अपने कैबिनेट मंत्री को लगाया, खुद चुनाव की घोषणा होने से पहले इसका दौरा कर चुके थे। तो ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और योगी आदित्यनाथ के कामकाज की भी समीक्षा होने जा रही है। और अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले ये 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है। यह 2027 का ट्रेंड सेट कर देगा कि 2027 की लड़ाई किस दिशा में बढ़ने वाली है। और योगी आदित्यनाथ जो कटेंगे तो बटेंगे की बात कर रहे हैं, अगर यह उत्तर प्रदेश में भी चलता है तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी संकट होगा, क्योंकि जिस पीडीए के आधार पर वो राजनीति के रूप में 2027 में सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं, वह एक बड़ी उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। और भारतीय जनता पार्टी यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पीडीए का जो वोट बैंक है, अल्पसंख्यक और यादव वोट बैंक भले ही उनके साथ बना रहे, बाकी जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से वापस चला गया है वह वापस भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए। यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की है। अब इसमें कौन सफल होता है, अखिलेश यादव का पीडीए चलता है या योगी आदित्यनाथ का कटेंगे तो बटेंगे चलता है, यह 23 तारीख को पता पड़ेगा। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत तरह के बयान उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में आ रहे हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन साख की बात दोनों ही दल, खास करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के बयान आप सुन रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ के बयान सुन रहे होंगे, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देश सर बड़ा है, हमें समझना, बटोगे तो कटोगे के जरिए क्या हो पाएगा वो जो लोकसभा में नहीं हो पाया, और उधर अखिलेश यादव पीडीए के ए में जो तमाम चीजों को ऐड करते जा रहे हैं, और उसके बाद बयानबाजी की, योगी की कुर्सी के नीचे सुरंग खुद रही है। अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था कि चुनाव के बाद योगी चले जाएंगे, अब अखिलेश यादव भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है इन 9 सीटों पर इस उपचुनाव में, कुछ इसका फायदा, और आजम खान के यहाँ जाना, फिर वही सवाल कि क्या केवल मुसलमान वोट बैंक पर फोकस करना, क्योंकि बाकी जगहों पर देखें तो ये सवाल उठता रहा अखिलेश यादव पर। अचानक अगर चुनाव के पहले आजम खान जी अखिलेश यादव जी को याद आते हैं तो उसका कुछ तो कारण होगा। वो उनके घर जाते हैं, और उतना ही नहीं, जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं वो उनके बेटे से मिलने जो है हरदोई जेल में चले जाते हैं। दोनों में इस समय बड़ी एकता भी है, तो वो वहाँ दोनों गए हैं। आज़ाद समाज पार्टी हालांकि वही AIMM के साथ लड़ रही है, दोनों पहुँचे हैं, एक नहीं है। वो ऐसा मत मानिएगा कि महाभारत में कृष्ण भगवान की तरह युधिष्ठिर और दुर्योधन तो पहुँचे हैं, यहाँ उधर गए हैं। देखिए, ये जो इधर का जो 3 सीट है ना, उसका जरा अगर आप देखेंगे, मीरापुर में 40% मुस्लिम वोट है, सीसामऊ में 45% है, कुंदरकी में 65% मुस्लिम वोट है। अब मीरापुर में जो 2022 में राष्ट्रीय लोक दल से चंदन चौहान जी जीते थे, पहले इनके साथ गठबंधन था, अब वो सांसद बन गए हैं तो वो सीट खाली हो गई है। ये जो सीट है, इस पर समाजवादी पार्टी 1996 के बाद कभी नहीं जीती अपने चुनाव चिन्ह पर, दूसरे दिया है। तो अब यह है कि चूंकि बसपा चुनाव लड़ रही है अलग से, तो राष्ट्रीय लोक दल का प्रभाव हो सकता है, बाकी चीजें हो सकती है, तो थोड़ा कंसोलिडेट, क्योंकि कादिर राना की बहू को इन्होंने यहाँ से टिकट दिया हुआ है। तो पहला तो एक बेसिक जो चुनाव का समीकरण होता है कि एक मैसेज चला जाए, क्योंकि इन सब पर आजम खान के लोग हैं, थोड़ा प्रभाव हो सकता है कि उसी ढंग से आप देखेंगे कि सीसामऊ में जो है इरफान सोलंकी विधायक बना था, उसको क्रिमिनल केस में जेल हो गए, उसके बाद वो खाली हो गया है, तो वहाँ से ये सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत, उनकी पत्नी को हालांकि टिकट दिया है, लेकिन फिर भी एक हो। और कुंदरकी वाला जो है ना, वहाँ 12 कैंडिडेट हैं, 65%, इसमें 11 मुस्लिम उम्मीदवार है, केवल एक उम्मीदवार जो बीजेपी का है वो हिंदू है। तो अब 12 में कहीं वोट न बढ़ जाए
और कुछ हो जाए तो बाकी चीजें उसमें रहती हैं, वो आते हैं। हालांकि मेरा अपना मानना यह है कि आजम खान के पार्टी में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव हारी, 2017 का विधानसभा चुनाव हारी, 2019 का लोकसभा चुनाव हारी, 2022 में उन पर मुकदमे वगैरह थे, थोड़ा असर देख सकते हैं, लेकिन वो भी चुनाव हारी। 2024 में बिना आजम खान के भी वो जीत के आए हैं। लेकिन क्या है कि इस समय देश में नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो एक भाव फैला था कि भाई ये धारणा अब टूट गई है कि मुसलमान जिसको वोट नहीं देगा वो केंद्र में आपको बहुमत की सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन अब एक दूसरा ट्रेंड है कि किसी प्रकार से एक एक मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करो, मुसलमानों को जरूर संदेश देते रहो कि हम जहां थे वहां आपके साथ हैं। उसके बाद बाकी बांटने और चीजों की बात वो हो रही है कि पीडीए दौड़ेंगे। देखिए वो सब लोगों ने ये कहा है, इसलिए उसको दोहराना कि संविधान का असर पड़ा उसमें। संविधान वाला जो है दलितों के बीच, चूंकि एनजीओ को पैसे मिले, 20-20 दलित नौजवान मोहल्लों में जा रहे थे, भाषण कर रहे थे कि खत्म हो जाएगी, कुछ गलत सही वीडियो दिखाए जा रहे थे। बीजेपी उसको न समझ पाई, न मुकाबला पल गए। मोदी जी की गारंटी पर जो है वो समझ गई, सारे कैंडिडेट कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, वो हो गया। पिछड़ों का तो मुझे अभी भी संदेह है कि बीजेपी का वोट देखेंगे दोनों का उतना ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये संविधान वाला गया, मुस्लिम वोट वन साइडेड गया, और जो सबसे बीजेपी के लिए धक्का पहुंचाने वाला रहा है वो कार्यकर्ताओं, समर्थकों, अपने नेताओं का असंतोष और नाराजगी। चूंकि यूपी का सच यही है कि कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे काम, मान किसी को चिकित्सा करानी है, परेशान है और 20 साल से कार्यकर्ता है, उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रही है, थाना में मुकदमा हो गया और गलत तरीके से उसमें कोई बात नहीं हो रही है, लोगों को सरकारें बनती है तो थोड़े बहुत काम वगैरह मिले, वो नहीं हो रहा है, बहुत सारे विरोधी लोग जगह जगह हावी हैं, तो लोगों ने दिया, कहा कि भाई चलो छोड़ो इनको, कहाँ करते हैं। तो वो एक बड़ा कारण बीजेपी के पूरे देश में रहा है। इसलिए मैं तो इतना नहीं कि पिछड़ा कोई बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया है, वो एक बड़ा कारण था। अयोध्या में बहुत बड़े कारण थे, 2022 में ही मैं गया था तो वहां संतोष था। अब ये देखना पड़ेगा कि ये बटेंगे तो, हालांकि लोगों को बहुत अफसोस भी हो रहा है कि अयोध्या हार गई, ये ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं में समझ आएगा कि अच्छा या बुरा बीजेपी ही है, तो एक धारणा बनी है वो। तो उन दोनों का अभी परीक्षण होना है। लेकिन उपचुनाव परिणाम मैं ये नहीं मानता हूं कि एकदम, अगर बीजेपी इसको जीत लेती है, इसमें से 5 सीटें भी बीजेपी ले आती है, तो लगेगा कि नहीं भाई ये चीजें पलट रही है। नहीं लाती है तो फिर अखिलेश जी उसको अपने हिसाब से बुनाएंगे, ये परिस्थिति है। लेकिन पिछड़ा वोट कोई पीडीए के आधार पर यूनाइट होकर चला गया है, कम से कम आंकड़े, चुनाव के बाद के सर्वे, जमीनी हकीकत नहीं ऐसा बयान करती है। बीजेपी के जो वर्कर, चाहे पिछड़े हो चाहे सवर्ण हो, अगर उनके अंदर ये भाव पैदा हुआ है कि भाई पिछले गलती हो गई, अच्छा बुरा जो है बीजेपी है, और अयोध्या की जो बार बार अखिलेश जी ने उसको ले जाते हैं कि अयोध्या के राजा हैं मुस्लिम सम्मेलन में, तो लोगों के जले पर नमक छिड़कने के जैसा होता है। तो थोड़ा उसका रिएक्शन है, उसके प्रभाव हो सकता है कि इस चुनाव में दिखे। तो देखिए, उपचुनाव में बहुत सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश में गूंज रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। अनुराग सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि क्यों योगी आदित्यनाथ को ये बताना पड़ता है कि भाई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनकी तो विरासत जो है वो खान मुबारक वाली है। उपचुनाव है, विकास की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार आपकी सरकार चल रही है, विकास मुद्दों, तमाम चीज़ों की बात कीजिए। उपचुनाव में अगर इस तरह के ध्रुवीकरण या इस तरह की बयानों की जरूरत पड़ रही है तो उसके मायने कैसे देखें? देखिए आदर्श, सबसे पहले हम उपचुनाव अपने भारत देश में हमेशा होते ही रहते हैं। अगर उपचुनाव के नतीजों की बात करें और उसके इम्पैक्ट की आप बात करें, तो उपचुनाव के नतीजे भी थोड़े से विचित्र आते हैं, जो नॉर्मल पैटर्न पे नहीं होते हैं आमतौर पे, जो हम लोगों ने देखा है। और दूसरा, जो उपचुनाव के नतीजों की जो चर्चा होती है वो 2-4 दिन टीवी पे होने के अलावा उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्राउंड पे या बड़े चुनावों पे कतई नहीं होता, नंबर 1। उसके बाद हम बात करते हैं, हम जब मुख्य चुनावों में जब विकास की बात नहीं करते हैं तो हम उपचुनाव में विकास की बात कहां से करेंगे? और जो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश जी को आजम जी के यहाँ जाना पड़ रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप इसको गहराई में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का या फिर हिंदू मुस्लिम
के आधार पे बटे हुए समाज की प्रयोगशाला पिछले सैकड़ों सालों से है। वो सिर्फ कांग्रेस या आजादी के बाद की नहीं है, वो उसके पहले से उसका इतिहास है। वहां का समाज बहुत बटा हुआ शुरू से रहा है, वो अंग्रेजों ने भी बांटा, उसके पहले भी बांटा गया, तो उसको सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों ने आजादी के बाद उसको सिर्फ आगे बढ़ाया है। तो जो भी ये हो रहा है वो उसी का एक एक्सटेंशन है या उसी का एक नेक्स्ट स्टेप है कि वो बटे हुए समाज को किस तरह से अपने राजनीतिक लाभ के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सके, चाहे वो भाजपा कर रही हो चाहे वो सपा कर रही हो। सपा ने जो सन 90 के बाद से जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तैयार करी, अब बटोगे तो कटोगे जो योगी आदित्यनाथ ने कह के वो दोबारा से 90 के पहले वाली अपनी जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है। तो ये जमीन हमेशा से हिंदू मुस्लिम के आधार पे बटी हुई जमीन है और ये जो भी चुनाव होगा उसी के आसपास होना अवश्य है। ठीक है, उसी के आसपास होना अवश्य है और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अनुराग वर्मा जी। पूर्णिमा जी, बड़ा अहम है समझना, समाजवादी पार्टी अपनी लाइन लेंथ पर चल रही है, सब कुछ कर रही है। इसमें थोड़ा सा मैं कांग्रेस को भी ले आता हूँ, हालांकि चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन जिस वोट बैंक का जिक्र या वोट कंसोलिडेट करने का जिक्र जब हम करते हैं तो सबकी अपनी अपनी राजनीति रही। कांग्रेस ने क्या एक मौका खो दिया, उपचुनाव ही है, लेकिन उपचुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब जमीन पर कार्यकर्ता हो, जमीन पर पार्टी हो। उपचुनाव है, असेंबली के सीटों की बात हो रही है, तो उसमें कांग्रेस को पता है कि उसका बहुत स्टेक नहीं है। वैसे भी ज़्यादा सीटें वहाँ समाजवादी पार्टी के पास थी और अगर दो सीटें शायद समाजवादी पार्टी उनको ऑफर कर रही थी, उनको मंजूर नहीं हुई, तो उन्होंने बिल्कुल ही मैदान छोड़ दिया। शायद ये उनकी स्ट्रैटेजी है जो कि वो, क्योंकि वो यूपी के जो स्टेट का ग्राउंड है वो समाजवादी पार्टी को बड़ा बड़ा पार्टनर मान के चल रहे हैं, बिग ब्रदर की भूमिका उनको दे रहे हैं। और नेशनल पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो कांग्रेस अपने को बड़ी भूमिका में वहाँ देखना चाहती है, ये एक सच्चाई है। तो कांग्रेस के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि मौका गंवाने जैसी बात हो गई। अगर कांग्रेस खड़ी भी होती तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा वोट मिलने की कोई गुंजाइश थी वहाँ पे। समाजवादी पार्टी के लिए ये इलेक्शन इसी हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो पीडीए वाला जो नैरेटिव सेट किया है, अब उसका ये टेस्ट केस है। उस वक्त चूँकि संविधान का नैरेटिव बहुत ज़बरदस्त रूप से पॉपुलर हुआ तो वो पीडीए वाला बिल्कुल कंसोलिडेट होके उनको फ़ायदा मिला। अब क्या वही मूड वोटर्स में अभी भी कायम है क्या, ये देखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर ये नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल अपने हक में पुख्ता कर लिया है तो इसको आगे भी वो भुनाएंगे और उसका उनको फ़ायदा मिलेगा, ये तो बात सच है। दूसरा, ये जो उपचुनाव है इसमें मुझे सबसे ज़्यादा स्टेक अगर किसी का हाई लग रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हमने बहुत सारी चर्चाएं की कि योगी जी जा रहे हैं, केशव मौर्य बन रहे हैं वगैरह वगैरह। तो योगी जी को हम लोग उस समय भी मान के चल रहे थे कि उपचुनाव के परिणाम आने तक की मोहलत दी गई है और वो मोहलत वो अपने लिए बिल्कुल पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी जो टिपिकल डिवाइड एंड रूल वाली जो राजनीति है उसको कटेंगे बटेंगे वाला नारा दे के अपने पक्ष में करना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से ये दिखाना चाहते हैं कि जो नैरेटिव यूपी में उन्होंने सेट किया है वो अभी भी उनके पक्ष में काम कर रहा है। अगर ये नैरेटिव वहाँ उनके पक्ष में काम करता नहीं दिखाई दिया तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी लीडरशिप को मजबूर होके 27 के इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ वहाँ सोचना पड़ेगा, लीडरशिप चेंज की बात सोचनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये नैरेटिव यूपी में जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में नहीं चला, अभी भी नहीं चलेगा, तो फिर 27 में यूपी उनके हाथ से जाना निश्चित है, तय है बिल्कुल। और बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। क्या उपचुनाव से ही तय हो जाएगा ये? नहीं, कुछ हद तक तो उसकी दिशा हमें समझ जरूर आ जाएगी, कुछ हद तक उसका इंडिकेशन जरूर मिल जाएगा कि वो नैरेटिव कितना उनका चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये दोनों ही हालत में ये चुनाव खास करके समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ, मैं बीजेपी नहीं कहूंगी, योगी आदित्यनाथ के लिए खास करके स्टेक्स बहुत हाई हैं। ठीक है अनुराग सर, बात पे थोड़ा सा एक छोटी से उसमें ऐड करूंगा कि मैंने राजनीतिक गलियारों में या पत्रकारों के मुंह से कभी ये नहीं सुना कि इस उपचुनाव से, या मैं आज पुराने जितने भी उपचुनाव की बात करूं, उपचुनाव से किसी भी नेता का भविष्य तय होता हो। उपचुनाव ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी चला जाता है, लोग भूल जाते हैं। और मैं पूर्णिमा जी की बात से इस पे सहमत नहीं हूं कि ये योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य तय करने जा रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। एक तो ये
जो बात पूर्णिमा जी और अनुराग जी कह रहे हैं वो आप मैं आपके पास मुझसे, हाँ, ठीक, और ठीक, दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है समझना, मुसलमान चुनाव के केंद्र में मुसलमान वोट जो है वो चुनाव के केंद्र में दिख रहा है। चाहे योगी आदित्यनाथ के बयानों को देख लीजिए या अखिलेश यादव के बयानों को देख लीजिए, उनकी मुलाकातों को देख लीजिए, तो केवल इसी के जरिए चुनाव निकाले जाएंगे। एक धड़ा अपने आप को दूसरे अपने वर्ग को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, दूसरा ऐसा नहीं ऐसा, और वो हम लोकसभा चुनाव में लगभग इस तरह के बयानों को देख चुके हैं। फिर वही कार्ड चल पाएगा उसी तरीके से चुनाव के लिहाज से? देखिए, सभी मित्रों ने एक बात तो माना है कि लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। ये दो चीज़ें रही हैं, ये चली हैं, महाराष्ट्र में भी चला है और उत्तर प्रदेश में भी चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी उससे ठीक से उससे निपट नहीं पाई। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, उपचुनाव से और आम चुनाव की कोई तुलना नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा और विधानसभा की कोई तुलना नहीं होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। उत्तर प्रदेश, अभी जैसे महाराष्ट्र में धुले सीट थी, सोच लीजिए कि जो वहां पे पैटर्न रहा लोकसभा में धुले सीट इंडिया अलायंस जीत गया, बीजेपी हार गई। लेकिन अगर वही सेम को आप अगर विधानसभा में परिवर्तित कर दें तो एक सीट इंडिया अलायंस के पास जाएगा और 5 सीट बीजेपी एनडीए के पास। तो अब आप सोच लीजिए, जहां 100% लोकसभा में इंडिया अलायंस की तरफ गया, वैसी अगर वोट को विधानसभा में रख दीजिए तो 5 और 1 का अनुपात है। यानी 6 को अगर डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना होता है, करीब करीब मान लीजिए अगर 5 ही भी रहे, यानी 20% सिर्फ इंडिया अलायंस के पास, 20% से भी कम, और 60% 80% जो है वो एनडीए की तरफ जा रहा है। तो वोटर तो वही है। तो विधानसभा में पहली बात। दूसरी बात, जो लोग कह रहे थे, पूर्णिमा जी को मैं एक जैसे कह रही थी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, शायद ध्यान नहीं होगा। 2019 में 19 चुनाव के पहले 3 बाई इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना, और तीनों में बीजेपी हार गई थी। और तीनों में बीजेपी हार गई थी और बराबर, मैं जितनी बहस में टेलीविजन बैठता था, सपा के प्रवक्ता देख लिया, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना दिखा दिया, मतलब। और योगी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार गए थे। हाँ, गोरखपुर उसको लेकर के हो रहा था कि योगी गए। और जब 19 का चुनाव हुआ तो पता चला 14 से भी ज़्यादा सीटें आ गई। इसलिए बाई इलेक्शन से आम इलेक्शन का कोई तुलना मत कीजिए। दूसरी बात, अगर ये जो अयोध्या कहते हैं, इसको फैजाबाद पार्लियामेंट्री सीट है, यहाँ से आचार्य नरेंद्र भी हार गए थे। मतलब विदेशी आए थे कि वो कौन सी जगह है जहाँ से आचार्य नरेंद्र हार गए, फोटो देखने। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखिए तो वो लोकसभा सीट 4-5 विधानसभा सीटों से मिलकर के बनी है। वहाँ मैं नहीं जानता, लेकिन शायद ऐसा है कि अयोध्या जो पर्टिकुलर सीट थी वहाँ से बीजेपी नहीं हारी थी, बाकी जगहों से हारी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नैरेटिव बनाया गया कि अयोध्या से हार गए। अयोध्या से नहीं हारे भाई, बाकी विधानसभा, अगर वही उन्हीं चीज को विधानसभा में कन्वर्ट कर दीजिए तब तो अयोध्या में बीजेपी जीत गई विधानसभा के लिए। और लोकसभा में जो वोट दिया गया था वो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं दिया जा रहा था। इसलिए बहुत सारे ऐसे जो उत्तर प्रदेश की सच्चाई है जमीनी, उसको लोग भूल करके वोट दिए कि कहीं अंबेडकर उनके लिए राम से बड़े होते हैं। ईमानदारी की बात है बाबा साहब। हकीकत यह है 2012 से 2017 तक जो भी उत्तर प्रदेश का रहा, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ था उस दौर में वो इतना भयावह था कि जनता उसको भूली नहीं है। वो इतना क्लियर कट था,
कोई एफआईआर आप नहीं लॉन्च करा सकते थे अगर पर्टिकुलरली 2 में से कोई व्यक्ति उस समुदाय या जाति या धर्म का अगर नहीं है तो आप एफआईआर लॉन्च नहीं करा सकते थे। इतना खुला 5 सालों तक नंगा नाच हुआ उत्तर प्रदेश में। वही कारण है कि 17 में भी नहीं आए और 22 में भी नहीं। और ये जो लोकसभा में जो पैटर्न वोटिंग रहा उससे मत समझ लीजिए कि वो है, क्योंकि जमीनी सच्चाई वहाँ की जो है, जैसे हरियाणा में हुआ कि जो भगवत शरण उपाध्याय ने कहा था ना कि जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज की तरफ बढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश में 1-2 जातियां ओबीसी में भी वो नया सवर्ण बन गई हैं। और जो छोटी छोटी जातियां बाकी हैं 2%, 1.5%, 3 छोटी छोटी जातियां, उनके और उनके बीच में डायरेक्ट संघर्ष है और ये संघर्ष कहीं गया नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई जमीनी चेंज हुआ है। इसलिए ये पीडीए का फार्मूला अब चूंकि इस बार नहीं है कि आरक्षण और फलाना गया, तो ये देखना होगा क्या होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बाई इलेक्शन से अगर योगी जी को हटाना होता तो इतनी बुरी तरह से गोरखपुर में हार गए थे पार्लियामेंट्री सीट, उसी समय हटा दिया जाता। 22 के उम्मीदवार नहीं होते। और 22 में जो सफलता लेकर के वो आए, 24 में इतना बड़ा रिवर्सल जो हुआ है उसके पीछे सिर्फ यही था, आरक्षण और ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए ये 9 सीटों का रिजल्ट क्या होता, ऑब्वियस है कि प्रतिष्ठा का सवाल है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे आने वाले समय का, और जो नारा भी बटे और कटे का था, वो नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के लिए नहीं है, वो एक बड़े परिदृश्य में लार्जर लगाया पर्सपेक्टिव में। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। 9 सीटों का चुनाव है, लेकिन दबाव वो चाहे योगी आदित्यनाथ पर हो, वो चाहे अखिलेश यादव पर हो, वो साफ तौर पर दिख रहा है। जिस नैरेटिव की हम चर्चा कर रहे हैं कि उपचुनाव का क्या असर हो सकता है, खास करके योगी आदित्यनाथ के परिप्रेक्ष्य में, अखिलेश यादव उसको नैरेटिव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कुर्सी के नीचे से सुरंग खुद रही है, उपचुनाव के बाद बदलाव हो जाएगा, संदेश यही देने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव दोनों पर उतना है। योगी को बताना है कि वो फ्लूक था लोकसभा का नतीजा, अखिलेश को बताना है कि जो हमने एक आंधी चलाई वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। बड़ा महत्वपूर्ण हो गया उपचुनाव, तो समय बचा नहीं है। देखिए आदर्श, बहुत सारी बातें आ गई है पूरी उपचुनाव को लेकर, लेकिन आपने ये जो बात कही कि दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसमें से मैं थोड़ा सा वो करना चाहूँगा मेरी टिप्पणी में सुधार कि अखिलेश यादव के लिए एक बिल्कुल करो मरो की स्थिति है। अगर अखिलेश यादव इसमें वही सफलता नहीं ला पाए जो लोकसभा में लाए हैं, तो 27 के चुनाव में उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर होने वाली है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए वो स्थिति नहीं है। और योगी आदित्यनाथ अपने वोटर को और वोट बैंक को बहुत समझते हैं, इसीलिए जब वो महाराष्ट्र में भी चुनावी सभा में दहाड़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने यूपी के वोटर से भी उसी समय बात कर रहे होते हैं। और वो इस भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बटेंगे कटेंगे कहते हुए अपनी जो वो हिंदुत्ववादी छवि है उसको तो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कर ही रहे हैं। लेकिन इसी के साथ 9 जो उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर, उनके भी जो वोटर हैं उनसे वो लगातार बात कर रहे हैं। आमतौर पर उपचुनावों की परिपाटी ये होती है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ चले जाते हैं, वो इसलिए कि हमारा काम होता रहे सब। लेकिन कुछ सीटों पर जो समीकरण है धर्म और जाति वाला, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 9 में से ज़्यादातर सीटें मिल जाती हैं, 5 या 6, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होती है 27 के लिए भी, और लोकसभा में जो कुछ भी हुआ उस पर से थोड़ा सा वो ध्यान हटा सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई अखिलेश यादव की, और इसीलिए हम देखते हैं कि पूरी ताकत झोंक रखी है। बटेंगे कटे के विरोध में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर जितने बार पोस्टर बदले गए वो अपने आप में एक इतिहास है। कभी किसी भी नारे के प्रत्युत्तर में इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह की प्रतिध्वनि नहीं सुनाई दी है कि लगातार नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं, क्योंकि वो डर गए थे इस बात से कि यार लोकसभा में हमने जो कर दिखाया वो इस नारे की वजह से खत्म ना हो जाए, मिट ना जाए। इसलिए आप जो खान साहब वाली बात भी शुरू से इस वाले टॉपिक पर कर रहे हैं वो इसीलिए है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव के लिए ज़्यादा बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। जो ज़मीन उन्होंने लोकसभा में तैयार की वो ज़मीन खिसक गई, तो 27 में नई ज़मीन नए सिरे से तैयार करनी पड़ेगी। और चुनावों में ज़मीन, नारे या मुद्दे तैयार करना आसान नहीं होता। आप 25-50 मुद्दों पर सोचते हो, गढ़ते हो, सभी को चलाने की एक कोई होता है जो, जैसे संविधान सक्सेसफुल हो गया, उनको भी नहीं मालूम था हो जाएगा। इंडिया गठबंधन तो अपनी टूटन से ही जूझ रहा था, लेकिन अचानक ये पार्लियामेंट की प्रतियां लहराना और बदल देंगे कि एक छोटा सा वो लल्लू सिंह जी का बयान आया था और उसके बाद आगे उस पर सब प्रतिक्रिया। कौन सा छोटा बयान चुनाव में कितना बड़ा काम कर देगा, ये तो एक केस स्टडी है हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया की। तो ऐसे ही जो ज़मीन लोकसभा में तैयार हुई है, अखिलेश यादव उसको खोना नहीं चाहते, क्योंकि उनको भी मालूम है कि यही सबसे मजबूत ज़मीन है। इससे बेहतर स्थिति लोकसभा की सीटों की उनकी हो नहीं सकती है।
तो अब वो चाहेंगे कि कैसे भी करके इस उपचुनाव में भी वो जो भ्रम ही कह लें उसको, क्योंकि बाद में संविधान बदलना कोई सच बात तो थी नहीं, लेकिन वो भ्रम या वो प्रभाव कायम रहे, और यही लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं भी कर पाती है भाजपा, उनका बहुत नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि 27 का चुनाव मेरे को लगता है कि पूरी तरह अलग जमीन पर लड़ा जाएगा। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं, 27 का चुनाव पूरी तरीके से अलग जमीन पर लड़ा जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उनकी सरकार है और अभी 27 के चुनाव में थोड़ा वक्त भी है, तो उन पर कितना प्रभाव होगा वो तो दूर की बात है। लेकिन पहले अखिलेश यादव जो लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा की जो आंधी है वो लगातार कायम है और हमारे साथ साथ मतलब हम उस आंधी के साथ चलते जा रहे हैं, ये बड़े चुनौतीपूर्ण है। लेकिन मुद्दे जनता के बीच है, फैसले अब जनता को करना है, समय बहुत ज़्यादा है नहीं। आज जब आप ये कार्यक्रम देखेंगे शनिवार को, और उसके बाद अगला शनिवार जो आएगा उस दिन नतीजे आ रहे होंगे, उस पर भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और इन मुद्दों के सहारे किसने क्या पाया और क्या खोया उसकी भी पड़ताल करेंगे, वो भी जानेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में आकर अपने कमेंट जरूर लिखिएगा और कोई सवाल हो तो वो भी जरूर छोड़कर जाइएगा, ताकि अगले हफ्ते हम उन सवालों पर भी बात कर सकें। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।